इस लेक्चर में कॉप 26 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो ये मीटिंग हुई नहीं है, होने वाली है। उससे पहले ये न्यूज में है, क्यों न्यूज में है और क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो यूएनएफसीसी के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्पेशल लेक्चर बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। 1992 में 1992 में एक समिट हुआ, मीटिंग हुई ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील कंट्री आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप पे, ये है भाई साहब ब्राज़ील, बड़ा हो जाओ भाई, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो में ये होता है एक मीटिंग समिट, और रियो डी जनेरियो में जब होता है इसको नाम दे देते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट, अर्थ वही स्पेलिंग है जो अर्थ की भूमि, अर्थ समिट, समिट वही है SUMMIT। अर्थ समिट होता है मीटिंग, मीटिंग समिट का मतलब मीटिंग। तो इस मीटिंग से बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं, जैसे UNFCC आया, UNFCC, इससे और दो डॉक्यूमेंट्स निकल के आते हैं, जैसे आपका ये CBD होगा, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं वो। तो यहाँ से UNFCC भी आया, एक CBD आया, ये बाइंडिंग एग्रीमेंट था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बाइंडिंग था, बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी, कि जो भी रूल्स वगैरह नियम वगैरह लिए वो कंट्रीज़ को जो सदस्य हैं इसके मानने पड़ेंगे। और एक ट्रीटी और एग्रीमेंट निकल के आया ये UNFCC, ये नॉन बाइंडिंग था, मतलब बाध्यकारी नहीं था कि मानना जरूरी नहीं है भाई साहब इसको, तो नॉन बाइंडिंग था। लेकिन यह शर्त थी अगर UNFCC चाहे तो आगे अपने किसी एग्रीमेंट को, हर साल इसकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग को बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो भी मीटिंग होगी, अगर मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ, मीटिंग हुई, उसमें समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ और उसमें कुछ डिसीजन लिए गए, तो उन रूल्स को अगर ये बाइंडिंग बनाना चाहे तो बना सकती है UNFCC। तो UNFCC एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, यूनाइटेड नेशन का ही। अर्थ समिट से निकला है, 1992 से निकला है, और उस बन के तैयार हुआ था 1994 में, 1994 में, और पहली मीटिंग हुई थी 1995 में, 1995 में। कॉप 1 बोलेंगे उसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, यानी कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो इसकी जो थर्ड मीटिंग हुई थी कॉप थर्ड, उसमें देखो इसका नॉन बाइंडिंग था UNFCC, लेकिन चाहे तो बाइंडिंग बना सकता है, इसलिए इसने कॉप थर्ड हुई थी। जापान में एक शहर है क्योटो, क्योटो में हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल नाम रख दिया, तो उसको बाइंडिंग बनाया इसने, बाध्यकारी। वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए था। तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसमें आते हैं, कथा बहुत हो गई। देखो इसको यूके होस्ट करने वाला है इस बार, मतलब इस साल होस्ट करने वाला है यूके, यूनाइटेड किंगडम। 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक ये होने वाली है कॉन्फ्रेंस, और इसका नाम है कॉप 26। कॉप 26 का मतलब है 26वीं मीटिंग होने वाली है। होने वाली तो थी ये 2020 में 26वीं मीटिंग, लेकिन कोरोना की वजह से भाई साहब हो नहीं पाई, तो इसको पोस्टपोन कर दिया, पीछे हटा दिया, पोस्टपोन कर दिया। अब हो रही है 2021 में, और 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में होगी। मेनली होगी ये स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड एक देश है भाई साहब, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आता है यहाँ पे, ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो, यहाँ पे स्कॉटलैंड, ये ऊपर वाला स्कॉटलैंड है, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो। या तो आप यूनाइटेड किंगडम बोलो कि यूके में होगी, या बोल लो ब्रिटेन बोल लो, या फिर बोल लो स्कॉटलैंड बोल लो, या ग्लासगो बोल लो। ग्लासगो की कैपिटल, मतलब स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो, वहाँ पे होगा कॉप 26। सारे जो मेंबर कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया भी इसका मेंबर है, वो भी जाएगा मीटिंग में भाई साहब। इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये मीटिंग होती है हर साल UNFCC की, और ये 1994 से इसने बन गया था, और 1995 से मीटिंग स्टार्ट कर दी थी। ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, उसको घटाना, स्टेबलाइज करना, इसका मेन काम है UNFCC का। पहली मीटिंग हुई थी 1995 में, वो बर्लिन में हुई थी। जर्मनी कंट्री है यूरोप में, जर्मनी की कैपिटल है, राजधानी बर्लिन, वहाँ पे हुई थी पहली मीटिंग, और हर साल होती है। इसने देखो कुछ मेजर्स लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेंबर स्टेट्स हैं, जो सदस्य देश हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो इसने लेड आउट की, यानी कि इसने रखी कि ये आपको मानना है। क्या मानना? फर्स्ट है मेजर्स, मतलब कुछ कदम उठाने भाई साहब, क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम करने के लिए, मिटिगेट का मतलब है कम करने के लिए कुछ आपको कदम उठाने अपनी कंट्री में, जो ग्रीन हाउस गैस कम हो, कम इमिशन हो, कार्बन इमिशन जो होता है। दूसरा है अडेप्टेशन, मतलब आपको क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट तो हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना, मतलब अपने आप को उस कंडीशन में ढालना है। जैसे मान लो अभी गर्मी पड़ रही है, तो समर है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी ढल जाती है, अडेप्ट हो जाती है। अगर सर्दी पड़ रही है उसके हिसाब से आपकी बॉडी ढल जाती है। इसी हिसाब से अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से आपको ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है या कुछ मेजर्स लेने हैं, उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाना है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग। प्रमोट क्या करना है? प्रमोट करना भाई साहब एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, पब्लिक अवेयरनेस को, जागरूकता फैलानी है क्लाइमेट चेंज के बारे में, लोगों को पता हो जलवायु परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट है इसमें UNFCC के अकॉर्डिंग जो कॉप 26 होगी, किस किस के टारगेट रखेगी, किस किस पे काम करेगी, कौन कौन से गोल्स हैं। एक तो है नेट जीरो का,
ग्लोबल लेवल पे नेट जीरो अचीव करना मिड सेंचुरी तक, जो ये सेंचुरी चल रही है 2050 तक नेट जीरो टारगेट अचीव करना है। नेट जीरो का मतलब है जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उतना एब्जॉर्व भी कर लें। नेट जीरो का मतलब जीरो बिल्कुल भी नहीं कि जीरो कार्बन इमिशन हो, क्योंकि भाई साहब जीरो कार्बन इमिशन तो तब होगा सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, सारे कार गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे धुआं निकलता बंद कर दो। तो ये नहीं करना, जितना कार्बन निकल रहा है उसको एब्जॉर्व करो, एब्जॉर्व करो कुछ भी करके। आप चाहे पेड़ लगाओ ज़्यादा, क्योंकि पेड़ ज़्यादा लगाओगे तो CO2 को एब्जॉर्व कर लेते हैं पेड़, और हार्मफुल जो गैस होती है उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। या आप कोई टेक्नोलॉजी लगाओ, स्मोक टावर वगैरह लगाओ, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, तो ये नेट जीरो अचीव करना है। और जो टारगेट लिया गया था COP21 में, जो 21वीं मीटिंग हुई थी पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, 21 मीटिंग हुई थी, वहाँ पे टारगेट रखा थी 1.5 डिग्री से नीचे, मतलब इतना ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ना नहीं देना है। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, देखो इंडस्ट्रियल लेवल है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, औद्योगिक क्रांति आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग 750 760 के लगभग स्टार्ट हुई थी। ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी, यानी कि इसमें फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई थी। यही है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक सेटअप होना स्टार्ट हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बन रही थी, तो तब पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उससे पहले लगभग ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर 15 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद 1.5 लगभग बढ़ गया, 16.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। अब जो फिलहाल है जो अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, तो ये टारगेट रखा था COP21 में। जो COP21 हुई थी, इसकी मीटिंग 21 की UNFCCC की पेरिस में 2015 में, उसमें ये टारगेट रखा था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। तो ये टारगेट अचीव करना है और अडेप्ट करना है, जो कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करना है, अडेप्ट करके नेचुरल हैबिटेट को अडेप्ट करना है, यानी कि ढालना उसी कंडीशन में। मोबिलाइज फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब है, देखो COP21 जो हुई थी उससे पहले भी ये टारगेट रखा था कि जो डेवलप्ड कंट्री है 2020 तक आते आते लगभग हर साल ये एटलीस्ट कम से कम $100 बिलियन का जो फंड इकट्ठा करेंगी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देंगी, ताकि अपनी कंट्री में कोई वो ले पाएँ। कोई मान लो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है या ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करने के कुछ भी फैक्ट्री वगैरह या कुछ स्मोक टावर बनाना, कुछ भी, उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूट करें डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों दे रही है? डेवलप्ड कंट्री का मतलब है विकसित देश, जैसे USA है, ब्रिटेन है, ये डेवलप्ड कंट्री हो गई। और डेवलपिंग कंट्री कौन सी होगी? विकासशील देश, जैसे इंडिया है भाई साहब, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये हो गए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ऐसी कंट्रीज़ को देंगी, पुअर कंट्रीज़ को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को, इनको देंगी ये पैसा, डॉलर देंगी, मनी देंगी। क्यों देंगी डेवलप कंट्री क्यों देंगी? क्योंकि भाई साहब इन्होंने ही ज़्यादा डेवलप किया है, इनकी कंट्रीज़ में ही सबसे ज़्यादा फैक्ट्री बनी है, और ये कंट्री तो अभी डेवलप ही नहीं कर पाई अपनी कंट्री को, तो इन्होंने ज़्यादा पॉल्यूशन किया इन्वायरमेंट में, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कुछ पैसा इकट्ठा करके दें डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नेक्स्ट है पेरिस रूल बुक फाइनलाइज, जो पेरिस टारगेट जो हमने COP21 पढ़ा था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 में 2015 में पेरिस में, तो वो टारगेट जो रखे हैं उनको अचीव करना है। ये इसमें रखा गया टारगेट COP26 में। और होगा क्या देखो, ये हम जानेंगे तब जब ये हो जाएगी COP26 मीटिंग फाइनल हो जाएगी, क्या क्या उसमें डिसीजन लिए गए हैं वो बाद में हम डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया ने क्या क्या टारगेट रखे हैं? देखो इंडिया को ज़रूरत है अभी जो इसके नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ये भी देखो जब COP21 हुआ था उसमें ये टारगेट रखे गए थे, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब अपने आप खुद कंट्री को अपने आप टारगेट रखें कि कितना वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को रोकेगा, कितना कम करेगा कार्बन इमिशन को, ये खुद सभी कंट्री ने किए थे। तो इंडिया ने जो टारगेट रखे उनको अचीव करना जरूरी है, ताकि नेशनल जो इमिशन है, जो कार्बन इमिशन होता है, पॉल्यूशन फैलता है, उसको कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है सेक्टर बाय सेक्टर, देखो हर एक सेक्टर का अलग अलग वो है कि किससे कितना कार्बन इमिशन होता है, किससे कौन सी गैस इमिशन होती है जो ग्रीन हाउस गैस है। तो ये हर एक टारगेट के, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग टारगेट रखने की जरूरत है सेक्टर बाय सेक्टर। जैसे मान लो हर एक सेक्टर को डीकार्बनाइज करना है, डीकार्बनाइज का मतलब है कि कार्बन इमिशन कम करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अभी कोयले से बनती है, कोल से, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो हम ऐसा करें कि सौर ऊर्जा यूज करें, सोलर एनर्जी बनाएं, सूरज से ऊर्जा। या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएँ, या कोई और कार्बन जो का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है उसको लेके आएँ। नेक्स्ट है कि जो ट्रांजिशन करना कोल सेक्टर से, वो ये कि कोल सेक्टर से जो बिजली बनती है कोयले से, वो ट्रांजिशन करना ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी चूज करनी है हमें। रिन्यूएबल एनर्जी होगी नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे आपका सोलर एनर्जी भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। विंड एनर्जी, विंड हवा से जो बिजली बनती है, सूरज से जो बिजली बनती है, या कोई बायोगैस से बिजली बनती है, ये क्या है, ये है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, ना के बराबर बिल्कुल होता है, वैसा पॉल्यूशन नहीं होता इनसे। और सौर ऊर्जा से तो होता नहीं है, विंड एनर्जी से भी नहीं होता। तो लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये इंडिया को ज़रूरत है, लीगल कुछ लॉ बनाने की भी, इंस्टीट्यूशनल कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाने की भी ज़रूरत है।
ये नोट करके रखना आपको, जो कॉप 3 हुई थी वो क्योटो में हुई थी, जापान में एक जगह क्योटो, जो हमने ऊपर डिस्कस किया 1997 में हुई थी। इसका नाम क्योटो में हुई थी इसलिए नाम रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। ये बाइंडिंग थी, ये बाइंडिंग थी, बाध्यकारी थी। वैसे यूएनएफसीसी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लेकिन ये आगे रख सकता, मैंने ऊपर डिस्कस किया पहले स्टार्टिंग में कि किसी भी अपने एग्रीमेंट को, ट्रीटी को, कोई भी डिसीजन लिया उसको बाइंडिंग बना सकता है। ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया था। ये ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट, एक इंडिया ने देखो एक बार होस्ट किया है 8th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है ना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8th नंबर की हुई थी 2002 में। 23 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2002 में हुई थी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसको होस्ट किया था, इसकी मेजबानी की थी इंडिया ने। ये इंडिया में हुई थी ये मीटिंग। तो यही था बस इस लेक्चर में।